तुम्हारा अलजेब्रा का चौथा चैप्टर। इससे पहले 3 चैप्टर पार हो चुका है और चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। तो चैप्टर का ही नाम है द्विघात समीकरण, मतलब इसमें जो भी समीकरण की बात हम लोग करेंगे, समीकरण की पहचान ही होता है कि वो इक्वल की साइन से डिवाइड होते रहेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई 4x + 2 = 8 है, तो इसमें अगर तुम देखो तो ये वाला साइन ही हमको क्या करता है, समीकरण को दर्शाता है। ये क्या है, हमारा समीकरण। तो समीकरण हम लोग इसमें सीखेंगे, बट वो समीकरण हमारा कैसा होनी चाहिए, द्विघात। घात का अर्थ होता है पावर। अगर इस घात की अगर हम बात करूं तो घात माने पावर, और दी मैंने दू यानी कि 2 पावर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात। और समीकरण का अर्थ हो गया ये। तो वैसी समीकरण जिसका पावर कितनी होनी चाहिए, 2। और भी समीकरण की पावर होंगी 2, 3, 4, 5, बहुत सारा होगा, बट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। जैसे मानो कि मेरे पास कोई समीकरण है, जैसे ये है समीकरण। तो इस समीकरण में देखो तो ये हमारा क्या है, 4 पद है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर। और इस चर के साथ ये वाला पद हमारा क्या है, अचर। और ये वाला भी पद हमारा क्या है, अचर। ठीक है। तो चर और अचर मिल कर करके इक्वल के साइन के साथ यदि कोई आता है अंक, तो हमारा किसको फॉलो करता है, समीकरण को। बट यहाँ पास देखो, इस चार का जो मैक्सिमम पावर है यहाँ कुछ नहीं है, तो कितनी होगी, 1। तो इस समीकरण को हम लोग 2 नहीं 1 यानी कि रैखिक समीकरण का नाम देते हैं, रैखिक समीकरण। एक पहले वाली चैप्टर में तो यही पढ़ना ही था, बट उसमें दिक्कत क्या थी कि उसमें एक चर वाले रैखिक, सॉरी 2 चर वाले रैखिक समीकरण था। उसमें जो चर थी वो कितनी थी, 2 थी। मतलब कि अगर चर की बात करें तो चर क्या होता है, चर हमारा x, y, z या और भी कुछ आ सकता है। और अचर का अर्थ क्या होता है, अचर। अचर का अर्थ वो ना होता है जिसका मान कभी चेंज ना हो। और मान चेंज नहीं होने का अर्थ है कि इसमें आ सकता है कोई अंक 2, 4, 1/2, ये सारे चीज आ सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ये बिल्कुल अचर है, बिकॉज इसका मान कभी भी चेंज नहीं हुआ, चाहे जहां पर रखना है रख लो, ये हमारा अचर, इसका मान चेंज नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें वैसा समीकरण जिसका 2 पावर हो और चर की संख्या 1 होनी चाहिए। याद रखना, द्विघात समीकरण की अगर हम लिखूं तो वैसे समीकरण जिसकी महत्तम घात 2 हो, ये हमारा क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। जैसे इसका अगर हम बात करें, मान लो कि मेरे पास कोई अंक है a और x² + bx + c = g। देखो तो ये भी हमारे पास एक समीकरण है कि नहीं। इस समीकरण में देखो तो समीकरण की पहचान क्या है, ये इस समीकरण की पहचान है समीकरण। और इस समीकरण में देखो चर कितने हैं, ये हमारा क्या है, चर। ये भी हमारा क्या है, चर। बट दोनों चर एक ही है, ऐसा नहीं कि डबल चर है। डबल कब होता, जब x और x के स्थान पे कोई और आ जाता, ओ y। जैसे इसको अगर और समझना है तो इसको ऐसे समझो। तो मान लो कि हमारे पास आ जाता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर तुम देखो ये भी समीकरण है, ऐसा नहीं कि समीकरण नहीं, ये भी समीकरण है, बट इसमें जो चर है वो एक चर कौन सा है, x, और एक चर कौन सा है, ओ y। ये भी चर है, ऐसा नहीं कि चर नहीं है, बट यहाँ पर चर की संख्या कितनी है, हाँ 2। इसमें चर की संख्या 2 है, बट इसमें चर की संख्या अगर कोई पूछे चर, तो इसमें चर की कितना संख्या है, सिंगल, अर्थात 1 चर है। और 1 चर है, लेकिन इसकी घात देखो तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो अगर इसकी पावर 2 है तो इसे हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। इस समीकरण को हम लोग बोलेंगे द्विघात
समीकरण। अब एक चीज और कि मान लो कि यहाँ पास भी इस समीकरण का पावर मानना क्या है ही, इसवी समीकरण का पावर कितना है 2। पावर इसकी बात करो, पावर मैंने घात, पावर इसकी कितनी है 2। और इस समीकरण का पावर भी 2 है, इस समीकरण का भी पावर कितना है 2 है। अगर दोनों समीकरण का पावर 2 है तो इसे हम लोग दो चर वाले समीकरण नहीं, सॉरी द्विघात समीकरण बोलेंगे, इसे भी द्विघात समीकरण बोलेंगे। बट ये द्विघात समीकरण दो चर वाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दो चर वाले द्विघात समीकरण। बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे ओनली द्विघात समीकरण या एक चर वाले द्विघात समीकरण। और इसका हल हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसको पढ़ना, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ना है। और द्विघात समीकरण के इस मॉडल को, इस टोटली जो मॉडल दिख रहा है, इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप। अब बाकी यहीं से टोटली पढ़ाई तुम्हारा आगे बढ़ेगी। सॉरी यहाँ देखो बी एक्स प्लस सी। अब कोई पूछ दे इस व्यापक रूप में अचर पद कौन है, तो अचर पद की अगर बात करें तो अचर पद कौन हो जाएगा सी, अचर पद सी। अब यहाँ पास एक्स स्क्वायर के बारे में अगर पूछे तो एक्स स्क्वायर क्या हमारा द्विघात समीकरण की पहचान है, मतलब कि इसकी पावर 2 है। एक्स स्क्वायर का अगर पूछ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के लेफ्ट में जो भी संख्या उसके साथ गुणा के साथ रिलेशन में हो वो उसका गुणांक कहलाता है। गुणांक का अर्थ ही होता है गुणा यानी कोफिशिएंट। तो यहाँ हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बाईं तरफ में कौन आ रहा है ये आ रहा है, इसका चिन्ह क्या है प्लस है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक की अगर बात करो तो वो गुणांक क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमारा बी का कोई पूछ रहे सॉरी एक्स का, तो एक्स का अगर गुणांक की बात करोगे तो एक्स का गुणांक बताओ तो कितना होगा। हाँ एक्स ये है हमारे पास, और इसके बाईं तरफ, तो बाईं तरफ कौन है ये है, और गुणा के साइन होना चाहिए बाईं तरफ में देखोगे तो ये भी आ जाएगा। बट क्या इस एक्स के साथ इसका रिलेशन गुणा का है नहीं है, तो इस x के साथ इस b का रिलेशन किस रूप में है गुणा के रूप में है। तो इस b को हम लोग बोलेंगे इस x का गुणांक, यानी x का गुणांक कितना हो जाएगा b। और एक चीज और कि यहाँ पास अगर कभी कभी साइन हमारा प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, साइन का कोई इसका भरोसा नहीं होता है, क्वेश्चन में प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है। तो अगर यहाँ पास साइन माइनस होगी तो इस x का गुणांक क्या हो जाएगा माइनस b। अर्थात इसको अगर चाहे तो इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा माइनस बी एक्स प्लस सी और बराबर 0। तब यहाँ कोई पूछ दे कि इस x का गुणांक कितना होगा तो माइनस बी। बट व्यापक रूप में जब भी मिलेगा तो ये प्लस मिलेगा, हम लोग को ये लेकर के नहीं चलना। हाँ क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ देखो तो क्या हो गया x का गुणांक कितना है। अगर मान लो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पास पावर 2 ना दे करके 3 दे दे, ठीक है, इसका थोड़ा सा नामकरण हम लोग सीख लेते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन इस रूप का दे दे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं सिंगल करते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0। देखो तो इस समीकरण का मैक्स पावर कितना है 1, मैक्सिमम पावर कितना है 1। अर्थात इसको अगर हम इधर लिखें पावर की बात करें तो इसकी पावर कितनी है 1। तो पावर 1 होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक है। और रैखिक समीकरण को अगर तुम चाहो तो एक घातीय समीकरण भी बोल सकते हो। रैखिक का एक नाम और है एक घातीय। अगर मान लो कि इसका व्यापक रूप ऐसा ना हो करके ऐसा हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर, देखो ए और ए फर्क थोड़ू है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो इसका नाम क्या है द्विघात समीकरण। इसका नाम क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण।
और ये द्विघात समीकरण क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितना है, पावर 2 है। अगर इसी तरह से ऐसे कोई पूछे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, इसमें सोचो कि ये भी एक इक्वेशन है हमारे पास, ये भी एक इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, क्योंकि इस समीकरण में सबसे अधिक जो मान दिखेगा वही उसका पावर होता है। तो x के पावर यहाँ 3 है, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है। कोई जरूरी नहीं है कि 3 पावर यहाँ ही रहे, हो सकता है कि 3 पावर यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि समीकरण त्रिघात नहीं होगा, ये भी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इसको यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, एक ही चीज है। ये क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, पावर 3। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात। जितना घात होगा उतना खाली लगाते जाओ, त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। इसी तरह से अगर 4 घात आएगा तो क्या बोलेंगे, चतुर्घातीय समीकरण। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन सबका व्यापक रूप लिखने का तरीका यही होता है। अगर कोई पूछ दे कि त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो ये। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ये। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ये होगा। अब आते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं पदों की। पद, ठीक है। पद का अर्थ होता है टर्म्स, मतलब कि ये द्विघात समीकरण है तो इस समीकरण में कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में, सॉरी चैप्टर में तो हम बताए ही थे कि पद कैसे गिनते हैं, कि जितना साइन तुम्हें दिखाई दे रहा है वो साइन प्लस रहे या माइनस रहे, जितना साइन दिख रहा है उससे एक अधिक तुम बोल दो। तो इसमें साइन देखो तो कितना दिख रहा है, 1 और 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 2 को साइन दिख रहा है ना। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 3। मतलब जितना साइन दिख रहा है उससे एक अधिक। तो अगर पदों की संख्या, अगर इसमें कोई पूछ दे तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और वो पद कौन कौन होगा, तो एक पद हो जाएगा ax², एक पद हो जाएगा bx और एक हो जाएगा, ये हमारा क्या है, पद कहलाता है। इसी तरह से और भी तुम देख सकते हो कि मान लो कि ये रैखिक, ये हमारा द्विघात बहु समीकरण है, क्या, द्विघात समीकरण। अब हल पर इसको आते हैं। हल का अर्थ होता है 0, हल, या अंग्रेजी में इसको बोला जाता है जीरोज या शून्यक। जो बोलना है, जो अच्छा लगे, इसी का एक नाम और है शून्यक, शून्यक, या इसी का एक नाम और है और वो नाम है मूल्य। बहुत ही सारा नाम हो जाता है, शून्य या इसी का एक नाम और क्या है, मूल्य। लेकिन सबका अंग्रेजी वर्ड एक ही मिलेगा, सबका अंग्रेजी वर्ड जीरोज, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, इसका व्यापक रूप ये है। अब इस व्यापक रूप को अगर हम हल करें, समीकरण है तो जाहिर सी बात है कि इसका हल होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल से एक समझाएं, जैसे मान लो कि मेरे पास 5x + 2 = 7 है, तो इसको हल करेंगे ना हम, तो हल करेंगे तो कितना हल आएगा, 1 2 3, जो भी हल आ सकता है आएगा। जैसे मान लो कि इसका हल करेंगे, तो हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5x, और इस प्लस को ये साइड लेकर के आऊं तो कितना हो जाएगा, -2 5, और 5x = 5, तो 5 से 5 कट गया, x बराबर कितना हो गया, 1। इसका ही हल आया ना। तो इस तरह से अगर हम इस द्विघात समीकरण का हल की बात करें तो इसका हल क्या होगा, इस द्विघात समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण का हल करोगे तो उसका 2 हल होगा, उसकी हल 2 होगी। मतलब अगर द्विघात समीकरण की हल की बात करें तो हल कितनी होती है, 2 या 2 शून्यक। अब शून्य कैसे हुआ, जैसे इसमें x का मान निकाले तो 1 हल आया, इसके अलावा कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी पावर 2 है, तो इसकी हल भी कितना आएगा, 2 शून्यक। इसकी शून्यक कितनी आएगी, 2। अब इसका शून्यक 1 ही क्यों आया, तो इसकी पावर 1 थी। तो जिस समीकरण का जितना पावर हो उसकी हल उतना ही होता है। जैसे इसमें तीसरा में देखो, ये त्रिघात समीकरण का मैक्स पावर कितनी है, 3। तो इस समीकरण का महत्तम पावर 3 है, तो इसकी घात कितनी होगी, 3 घात होगी। इस समीकरण की घात कितनी होगी, क्या बोला है, इस समीकरण की हल कितनी होगी, 3। अगर इस समीकरण को कोई हल करता है तो इस समीकरण की हल कितनी होते हैं,
3 होंगे। इस समीकरण की अगर बात करो तो पावर कितनी है 2, इसका हल कितना होगा, हाँ हल इसका 2 होगा। इस समीकरण की बात करो रैखिक है तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो इसकी हल कितनी होगी 1 होगी। इसी तरह से अगर 4 घात वाला है तो उसका हल कितनी होगी 4 होगा। तो इसमें 2 हल होगा, तो एक हल को हम लोग मानेंगे अल्फा और एक हल को मानेंगे बीटा, और उसके बाद फिर उसको हल करने के लिए सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इसे राइट करो, उसके बाद फिर हम हल इसका सिखाते हैं। अब इसको थोड़ी सी और हम आगे बढ़ाते हैं और इसका हल सिखाते हैं, इसका हल होता कैसे है। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है। अगर कोई भी, इसको हम फिर से एक बार राइट करते हैं, एक चीज और इसमें थोड़ी सी छूट गई है कि अगर समीकरण की तुम प्रकार की बात करो, ये समीकरण है कि कितने प्रकार का होता है द्विघात समीकरण, तो ये 2 तरह का होता है। एक तो तुम्हारा होगा, यहाँ राइट करते हैं, एक होता है शुद्ध समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। एक क्या होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। ये शुद्ध क्या है और मिश्रित क्या है समझो। शुद्ध द्विघात समीकरण वैसे समीकरण को बोला जाता है जिसमें ये वाला गायब होनी चाहिए। मतलब समीकरण का व्यापक रूप की अगर हम बात करें तो इसका व्यापक रूप ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जिस समीकरण में bx का मान 0 हो जाए उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इसमें अगर हम इसी को 0 कर दूं तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ ये ना बचेगा ax² प्लस, ये तो 0 हो चुका है अर्थात यहाँ पास 0 करके यहाँ पास क्या देंगे c बराबर 0। तो अगर इसको और फॉर्म में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ इसको तो क्या हो जाएगा ax² और प्लस c बराबर 0। तो ऐसे द्विघात समीकरण को हम लोग बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे एग्जांपल में अगर इसको दिखाएं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा 4x² माइनस 16 बराबर 0। देखो इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, और मिश्रित द्विघात समीकरण के इसको हल करना सबसे आसान है। अगर सबसे आसान द्विघात समीकरण को अगर हल करने का सबसे आसान तरीका है तो वो किसका है शुद्ध द्विघात समीकरण का। बाकी जो अशुद्ध है अर्थात मिश्रित वाला है इसके लिए हमारे पास 3-4 मेथड है जो यूज भी करेंगे। मिश्रित द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, तो वैसे समीकरण जिसमें bx इज नॉट इक्वल टू, यानी इस bx का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो नहीं होगा तो कुछ मान होगा 1 2 3 -1 1/2 ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका अगर व्यापक फॉर्म की बात करो तो यही ना रह जाएगा। इसकी व्यापक फॉर्म क्या हो जाएगी ax² प्लस bx का मान तो 0 है ही नहीं, इसको जैसे वैसे ही क्या करेंगे छोड़ देंगे प्लस c बराबर। ये होती है मिश्रित समीकरण। और इसको एग्जाम्पल में कैसे लिखोगे तो 4x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण एक चीज और कि दोनों समीकरण के लिए चाहे तो समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण हो या मिश्रित द्विघात समीकरण हो, ये दोनों समीकरण में देखें तो a जो है ना a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस a का मान 0 नहीं होना, मतलब इसको अगर हम यहाँ लिखें तो एक चीज यहाँ लिख सकते हो कि इतना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है जहां a इज नेवर इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होनी चाहिए वो भी समझिए कि अगर a का मान 0 हो जाए, इस a का मान 0 हो जाए तो यहाँ पास 0 पुट करोगे तो पूरे के न लेकर के ताप जाएगा, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे देखो अगर a के स्थान पर हम 0 रख दें तो 0x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा।
तो इस जीरो के वजह से पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा। अब बताओ तो कि इसमें द्विघात कहीं नजर आ रहा है? जब द्विघात नजर ही नहीं आ रहा है तो फिर द्विघात समीकरण होगा कैसे? द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसीलिए एक कंडीशन हमेशा अप्लाई होता है कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में ए का मान, इस ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। माइनस प्लस पट्टा में हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका हल सीखते हैं। सबसे पहले इसका हल हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से हल, और वो हल किससे हम लोग को सीखना है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि या फैक्टोरियल मेथड विधि। ठीक है, देखो गुणनखंड विधि में होता क्या है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसी को ले लेते हैं या कुछ भी ले सकते हो। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास एक एग्जांपल में है 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 2 है। ठीक है, सोचो कि इस समीकरण की बात करोगे तो द्विघात समीकरण का पूरा नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कहाँ कर रहा है? इसमें बराबर जीरो हम लगाए कहाँ है? ये तो समीकरण है ही नहीं, अंथाही मार देते बोली है तो है, ऐसे कैसे हो जाएगा? अब देखो अब सही हुआ, अब जाकर के सही हुआ। तो गुणनखंड विधि में क्या कहता है, इसमें जो मिडिल वाला पद है, ठीक है, इस मिडिल वाले पद को तुम फैक्टर करो, और फैक्टर इस तरह से करो कि इसमें जितना भी फैक्टर करके आए उसका गुणा करूं तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाए, इस दोनों के गुणनफल के बराबर, और जोड़े या घटाएं तो वो इसके बराबर आ जाए। जैसे देखो अगर हमारे पास इसको और इसको गुणा कर दें, इसको और इसको अगर हम गुणा करूं तो कितना आएगा मेरा? 4 दूना 8x स्क्वायर आएगा ना। अब इस मिडिल वाले पद को, इस वाले पद को तुम ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर इतना ही अंक मिले हमको, और गुणा करने पर इतना आ जाए, गुणा करने पर इतना आ जाए। क्लास 9 याद करो, पढ़े हो। तो इस 8 को अगर हम तोड़ दें, 8x को, इस 8x को 4x प्लस 2x में, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि इस सुनो ना, ऐसा करो ना, एकदम सिंपल हम लेते हैं, इसको हम 6 कर देते हैं, आसान हो जाएगा समझने के लिए। 6 काफी है, 8 क्या चाहिए? अब पता है, अब एकदम आसान हो गया हमको, अब आसान हो गया। क्योंकि सोच है, क्योंकि इसको और इसको गुणा करके हमारा कितना आ रहा है? 8x स्क्वायर आ रहा है। देखो तो इसको अगर हम फिर से समझो अच्छी तरह से कि 4x स्क्वायर और गुणा करना है कितना? 2 को, तो रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है? 8x स्क्वायर। अब ये मिडिल वाला पद है, ये मिडिल वाला पद, तो इस पद को तुम तोड़ो, तो इस पद को, मिडिल वाले पद को हमने लिख दी 6x, और 6x को अगर हम चाहें तो 2x प्लस 4x, 2x या 4x या 4x किधरों लिख सकते हो, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें इसको किसी को भी तोड़ोगे तो अगर हम बात करें तो सोचो कि इसको तोड़ दें तो 4 और 2 जोड़ने पर कितना आ रहा है हमको? 6 मिल रहा है, और इसको गुणा कर रहे हैं तो कितना आपको मिल रहा है? 4 दूना 8, और 1 से x में गुणा करूंगा तो 1। अब बताओ ये दोनों हमको तो सेम मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये दोनों सेम मिल गया गुणा करने पर, और जोड़ने या घटाने पर मेरा ये अंक मिल गया, मतलब कि मेरा फैक्टर सही है। अब सोचो कि इसी चीज को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस, देखो 4x स्क्वायर प्लस इस मिडिल वाले पद को हमने फैक्टर की, कितना आया? 2x प्लस 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 2x, और प्लस ये कितना है? 2 बराबर। अब यहां से तुम देखो कि इस दोनों में और इस दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। इसमें 4 कॉमन नजर आ रहा है, इसमें 2 कॉमन उसको कहते हैं जो दोनों में मिले। तो इसमें कितना मिल रहा है? 4, तो 4x को हम बाहर कर लेते हैं, तो अपन को बचेगा कितना? x प्लस, यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि 4x बाहर आ चुका है, तो यहाँ कितना बचेगा? 1। यहाँ भी देखो कुछ नहीं है, दोनों में 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 को बाहर ले लूं
अंदर में कितना बचेगा x प्लस 1 बराबर। अब देखो कि यहाँ तक जो काम किए वो मेरा सही है या गलत, इसकी एक पहचान है। और वो पहचान क्या है कि कोष्ठ के अंदर में जो घर है, इस घर के अंदर में दोनों अंक सेम होनी चाहिए, दोनों अंक सेम होनी चाहिए। तो x प्लस 1 x प्लस 1 दोनों घर में सेम है कि नहीं, मतलब मेरा बनाया हुआ सेम है। अब इसको क्या करते हैं कि इसको में से दोनों में से हम इसको बाहर कर लेते हैं, यानी x प्लस 1 और इसको एक साथ कर लेते हैं। तो 4x प्लस 2 4x प्लस 2 और बराबर कितना है 0। अब एक बार इसके साथ 0 लगाओ और एक बार इसके साथ, क्योंकि इसको रोकेंगे इसको इधर ले जाएंगे तो इतना बराबर 0 हो जाएगा। और फिर एक बार इसको रोकेंगे इसको इधर ले जाएंगे तो इतना बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको हम चाहें तो x प्लस 1 बराबर 0 कर सकते हैं और एक x प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 कर सकते हैं। इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ देखो इस x को अगर रोकूं तो एक प्लस से इधर किस में जाएगा माइनस में। तो यहाँ जो x होगा x बराबर कितना हो जाएगा -1 और ये 4x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ 4x को अगर हम रोकें, इस 4x को स्टॉप करें तो 2 इधर प्लस है तो उधर किस में जाएगा माइनस में जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4x बराबर -2। इस 4x बराबर कितना आ जाएगा -2। फिर इस x को रोकूं तो कितना आ जाएगा -2/4 2 दूना 4 x बराबर -1/2 क्योंकि ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो 1/2। अब देखो तो इस समीकरण में x का दो मान आ रहा है, एक मान आ रहा है x का -1 और एक आ रहा है -1/2। तो ये दो मान इसलिए आया है कि कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण। तो हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया कि द्विघात समीकरण का 2 हल होता है, त्रिघात का 3 और रैखिक का 1। तो ये द्विघात समीकरण है, इसका कितना हल हो गया 2। अब यहाँ पास क्या करो कि इस समीकरण को इस हल को मान लो अल्फा और इस हल को मान लो बीटा। तो अल्फा बराबर कितना आ गया -1 और बीटा बराबर क्या आ गया -1/2 और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हुआ। अब हल किसको कहते हैं समझे कि ये हल निकला तो हल आखिर हम कहेंगे किसको, तो हल उसको कहते हैं जो द्विघात समीकरण के मान को 0 कर दे। द्विघात समीकरण के मान को 0 कर दो तो इसमें किसी का भी मान अगर इसमें पुट करोगे तो पूरा के पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। जैसे इसका जांच कर लो, जांच क्या हो जाएगा, हमारे पास समीकरण ये है, इस समीकरण को एक बार हम यहाँ राइट करते हैं 4x² प्लस 6x माइनस 2 बराबर +2 बराबर 0। x का वैल्यू हमारे पास कितना है -1, एक आया है -1/2। तो इसमें से किसी का वैल्यू लिख दो, एगो के जांच करना एगो कम काफी है। 4 x का वैल्यू कितना है -1 का होल प्लस 6 x का वैल्यू कितना है -1 प्लस 2 बराबर 0। कितना आएगा, इस माइनस को इस स्क्वायर के चलते प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा 4 गुणे 1 प्लस है माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना आएगा -6 प्लस 2 बराबर, फिर उसको हल करो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 -6 प्लस 2 बराबर 4 2 माइनस क्या 6 में से 6 जाएगा 2 बचेगा 0 होगा ना, क्या 0 आ गया इसका आंसर। तो हल किसको कहते हैं, तो हल उसको कहते हैं जिसको समीकरण में डालने पर उस पूरी समीकरण के मान को क्या कर दे 0 कर दे। अब इसके जगह पे अगर तुम चाहो तो -1/2 को भी डालकर हल कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण हमारा क्या हुआ चेक हो गया। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल। तो इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना श्रीधराचार्य का नियम।